बच्चों, कैसे हो? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना लेक्चर, जो भी कुछ डाउट आए, जहां तक मैंने पढ़ाया था सब बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा जरूर से। यस सर। यस सर। हाँ, जो भी डाउट या जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अभी भी वो पूछ लो। मन ला के पढ़ रहे हो सब लोग? सिर्फ वीडियो देख करके तो नहीं कि सर लाइव में पढ़ लिया उसके बाद घर पे नहीं पढ़ते? पढ़ते हो सब लोग घर पे? जी सर। यस कितना एवरेज टाइम पढ़ रहे हो? कितने घंटे? सर अभी तो कम पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बढ़ा लेंगे टाइम। यस सर। अभी स्टार्ट हुए ना तो कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी एटलीस्ट कितना भी कम पढ़ रहे हो तो टोटल आवर इंक्लूडिंग आवर क्लास 10 घंटे तो होना चाहिए। यानी अपनी 3 घंटे की क्लास लगभग 4 घंटे के आसपास आप लोग यहाँ पे स्पेंड करते हो, 4 साढ़े 4 घंटे, तो 5 से 6 घंटे जरूर से घर पे करो। सेल्फ स्टडी 6 घंटे। हाँ, 6 घंटे सेल्फ स्टडी। यस। देखो एक और भी बात बता देता हूँ, सिलेक्शन जो होगा ना वो ओवरऑल सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे ना तब होगा। जितना स्ट्रांग फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, तब सिलेक्शन होगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आउटपुट डायरेक्ट देखने को मिलता है। यदि बायोलॉजी की बात करें ना, तो बायोलॉजी में यदि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम घर पे एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो तुरंत तुमको फील होने लग जाएगा कि हाँ मेरे को ना समझ में आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे चीजें याद भी रह रही है, तुरंत पता लग जाएगा। मतलब इसमें ना इनपुट आउटपुट इक्वल होता है बायो में। बायो में जो कम पढ़ेगा उसको कम याद रहेगा, उससे वो कम कम क्वेश्चन सही कर पाएगा प्रैक्टिस करते टाइम। लेकिन ना यदि मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इनिशियली तुमको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। ग्रेजुअली जब एक बार तुम्हारा लॉजिक जो है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो सेट होने लग गया और तुम्हारे को तरीका पता पड़ गया कि कैसे पढ़ाना है, जैसे भी अपने फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं, तो ग्रेजुअली तुम देखोगे कि ना फिजिक्स में कम भी इनपुट दोगे ना तो भी आउटपुट ज्यादा आने लग जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि कुछ सब्जेक्ट में तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अभी इनिशियली, फिर ग्रेजुअली वो तुम्हारी ग्रिप में आ जाएगा। और बायो सब्जेक्ट की बहुत क्लियर सी बात है, बायो में इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है। जितना तुम इनपुट दोगे उतना आउटपुट तुरंत के तुरंत देखने को मिल जाएगा, है ना। और जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो कोशिश करो, जैसे सपोज आज हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, तो कल जब तुम रिवाइज करोगे ना तो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करना। स्टार्टिंग के 10 मिनट जो है वो चैप्टर को स्टार्टिंग से रिवाइज किया और उसके बाद डिटेल में आना। ठीक है? ओके ठीक है, तो कंटिन्यू करें। फिर आज कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के माइंड में, कोई डाउट वगैरह नहीं? नो सर। ठीक है, चलो तो फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी डिफाइनिंग फीचर्स वगैरह थे वो सारी चीजें पढ़ ली थी कि डिफाइनिंग फीचर किसे बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और वो सारे फीचर्स जो है वो पढ़ लिए थे। क्या एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें? एक क्वेश्चन पूछूं फिर से? यस सर। चलो, क्वेश्चन है कि which of the following is not a defining property। क्वेश्चन है which of the following is not a defining property, और ऑप्शंस लिख रहा हूं, निम्न में से कौन सा सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, और ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं interaction with environment। दूसरा फीचर मैं दे रहा हूं तुमको सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड फीचर दे रहा हूं सेलुलर, नहीं थर्ड फीचर मैं तुमको देता हूं दूसरा। थर्ड फीचर में दे रहा हूं तुमको
सेल्फ डुप्लीकेशन। हिंदी में भी एक बार रिपीट करता हूँ। फोर्थ हिंदी में भी रिपीट करता हूँ कि निम्न सेल्फ डुप्लीकेशन आएगा सर। लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया। दूसरा है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्व संगठन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, और फोर्थ है सेल्फ डुप्लीकेशन, स्व प्रतिकृतिकरण या स्व प्रतिकृतिकरण। फोर्थ सेल्फ डुप्लीकेशन। फोर्थ सेल्फ डुप्लीकेशन सर। क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। तो ये फोर्थ सेकंड पॉइंट है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सर हाँ बच्चे, सर हाँ बच्चे, सर मेरे को आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है सर। बच्चे मुझे लग रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आप पूरा स्क्रीन भी क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लर दिख रहा है एंड आप रुक गए हैं। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। दिख रहा है क्लियर? यस सर, साउंड क्लियर। बच्चे नेट की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ बच्चों को। क्या होता है, कई बार नेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है। नहीं सर, नहीं। बच्चे अब देखो, थोड़ी देर में तुम्हारा स्टेबल हो जाएगा, नेटवर्क आएगा भी तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार सभी माइक ऑफ कर दीजिए। क्या कर दूं? सारे बच्चे माइक ऑफ कर लो अपना। सारे बच्चे जो है ना वो अपने माइक को बंद रखो और अपने रिप्लाई जो है ना वो चैट के थ्रू या क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स के थ्रू सेंड करो, तो उसमें फिर ज्यादा अच्छे से तुम लोग सुन पाओगे, देख पाओगे। सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही। सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही है। रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ से। रीस्टार्ट करने बोलो सर। क्या सर नहीं आ रहा है क्या? क्लियर है? हाँ हाँ सही बात है, ठीक है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल क्लियर आता है। एक्चुअली में क्या है ना, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों की प्रॉब्लम के लिए ही ना एक अपने मोबाइल के ऊपर हम ना चालू करके रखते हैं लाइव क्लास, ताकि हम देखते रहें कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। यदि थोड़ी भी दिक्कत आएगी ना तो उसके अकॉर्डिंग हम, और सेटअप जो है ना वो एक्सीलेंट वाला हमने यहाँ पर रखा हुआ है, एकदम फुल स्पीड वाला इंटरनेट, माइक वगैरह, और इवन जो सिस्टम भी हमारा हम मैकबुक जो है उसके थ्रू यूज करते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी नेटवर्क देखने लग जाओ तो सही दिखेगा आवाज, चिंता मत करो, वेट कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर किसी बच्चे ने पहला आंसर नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि कोई बच्चा जो है ना वो फर्स्ट आंसर नहीं देगा, फर्स्ट आंसर नहीं दिया। सर मुझे वीडियोस नहीं दिख रही है। सब बच्चे ना एक बार माइक अपने म्यूट रखो, शायद उससे तुमको मेरी आवाज क्लियर आएगी। और सर मुझे वीडियोस नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तुम ऐसा हो तो बच्चे एक बार एग्जिट करके वापस से री एंटर करो ना। एक बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मैंने किया सर, मैंने किया 2 टाइम किया मैंने। देखो रेस्ट स्टूडेंट को क्लियर आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में जाता मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट में कई बार बच्चों को लगता है कि नॉन लिविंग जो है वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पानी को गर्म किया तो पानी भाप बन गया, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट है, उनको ऐसा लगता है। आप लोगों को नहीं लगता? आप लोगों को लगता है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट सारे लिविंग करते हैं, सारे नॉन लिविंग नहीं करते। तो सारे बच्चे जो हैं फोर्थ आंसर ही बोल रहे हैं कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है। कभी भी कंफ्यूजन होगा तो तुम्हें ना मोर एक्यूरेट की तरफ जाना है। इक्वल टू रिप्रोडक्शन, अपने आप को कॉपी करना मतलब रिप्रोडक्शन करना। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो। तो कम्युनिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्शन है, और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करती है। इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब इंटरेक्शन नहीं है। पानी को गर्म करते हैं और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है उस हीट के रिस्पॉन्स में, दैट इज नॉट इंटरेक्शन। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए ना। एक्सक्यूज मी सर। बच्चे सर मुझे बिल्कुल भी वीडियोस नहीं दिख रही है। देखो मैंने म्यूट किया है सब बच्चों को, और अब जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो अब जब जरूरत हो तभी माइक ऑन करना, अदरवाइज माइक जो है ना उसको म्यूट ही रहने दो। ठीक है, चलो। तो फिर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। नॉन लिविंग के अंदर एनवायरमेंटल इफेक्ट का कुछ इफेक्ट तो देखने को मिल सकता है, बट रेसिप्रोकल इंटरेक्शन ही होता है। एक दूसरे को दूसरा तीसरे को या पहले को इस तरीके से आपस में चेंज जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ना आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इवन हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है वो हमने बात कर लिया था इस चैप्टर में। पर्टिकुलरली हम बायोडायवर्सिटी के लिए क्या बात कर रहे थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप के, उनकी डायवर्सिटी को हम बायोडायवर्सिटी बोल देते हैं। और अर्थ की बायोडायवर्सिटी कितनी थी? 1.7 to 1.8 मिलियन। लाख में कितना बोलेंगे? कितने लाख? हिंदी मीडियम वाले बच्चे बताओ, 1.7 मिलियन मतलब कितने लाख? 17 से 18 लाख। 1,70,000। नहीं, 10 लाख 10,70,000। 10,70,000। नहीं नहीं 1.7 million to 1.78 1.8 million 17 लाख 18 लाख। हाँ, 17 से 18 लाख। तो ये ध्यान रखना, कई बार डेटा जो है वो लाख में आ जाएगा तो उस टाइम पे गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, 17 से 18 लाख। ठीक है, अब आज का चैप्टर मैं तुम्हें बता देता हूँ। आज का चैप्टर ना थोड़ा थियोरेटिकल है। आज के चैप्टर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, है ना, तो जरूर से चीजों को नोट करते हुए पढ़ना, और इसे तुम्हें ना रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी 2-3 बार, तब जाके तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, इस आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी के 3 चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, यानी एनसीईआरटी में तुम आज का लेक्चर ढूंढोगे तो तुम्हें हो सकता है कि एक जगह पे एक टुकड़ा मिले, दूसरे चैप्टर में दूसरा टुकड़ा मिले, और तीसरे चैप्टर में तीसरा पार्ट मिले, लेकिन हम उसे यहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि वो रिलेटेड है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कंपेयर करके पढ़ना होता है, इसलिए। ठीक है, तो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्या बायोडायवर्सिटी में, नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है उसे हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण। अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है समझना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने देखा कि अर्थ के ऊपर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। अब इंडिविजुअल एक एक ऑर्गेनिज्म को यदि हम पढ़ने लग जाएं तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी, और उन सबको कवर करना या उन सबको ध्यान रखना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए एक आसान तरीका ये हो सकता है, जैसे मान लो मैं आपको एक प्लांट के, एक ट्री के फीचर्स बता दूं। जैसे मैंने तुमको आम के पेड़ के फीचर बता दिया। आम का पेड़ कैसा होता है, उसके अंदर रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैसे फ्लावर बनते हैं, कैसे फ्रूट बनते हैं। मैंने तुमको बहुत सारी चीजें, सारी की सारी चीजें जो है वो आम के पेड़ के बारे में बता दिया, एक मैंगो ट्री के बारे में पढ़ा दिया। तो फिर यदि मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ अमरूद का जो पेड़ है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, तो क्या होगा, यदि कोई तुम्हें बता दे कि आम के पेड़ अमरूद के पेड़ में बहुत सारे सिमिलरिटी है, ये पर्टिकुलर सिमिलरिटीज है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे फीचर बताने नहीं पड़ेंगे, कॉमन हो जाएगा।
कुछ एक्स्ट्रा फीचर ध्यान रखा तो आम के पेड़ के साथ साथ अमरूद का पेड़ भी कवर हो जाएगा, ऐसे जामुन का पेड़ भी कवर हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे ट्रीज जो हैं उनके बारे में अलग से बहुत सारी बातें नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस तो हमें ये बता दे कि इतने फीचर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो प्लांट ऑटोमेटिकली हमारे कवर हो जाएंगे, हमें उनके बारे में पता चल जाएगा। होगा ऐसा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है तो कई बार ये जरूरी नहीं होता है कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ते जाएं, बल्कि आसान ये रहेगा कि हम ग्रुप बना लें उन ऑर्गेनिज्म के जो एक जैसे हैं, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बना लें, उस ग्रुप के बारे में पढ़ें और ये ध्यान रख लें कि इस ग्रुप में ये प्लांट आते हैं या ये पर्टिकुलर एनिमल्स आते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी स्टडी इजी हो जाएगी। यही प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन क्या हुआ बच्चे, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ है, वर्गीकरण एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसके अंदर हम जो जीव है, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? टू मेक देयर स्टडी इजी, ताकि हम उन्हें आसानी से स्टडी कर पाए। क्लासिफिकेशन को मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, इट इज द प्रोसेस in which organisms अभी मिल सकता है 10 मिनट के लिए, अभी रहेगा भाई यार एक तो in different categories दिन भाई कल अभी बस on the basis of their similarities और लेट्स कि मोल मंगा सुनो मैं ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन की एक डेफिनेशन बना ली हमने, हिंदी के वाले बच्चे लिख लेना, वह प्रक्रिया जिस जीवों को उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, जरूर से नोट कर लो ये डेफिनेशन। किस लिए किया हमने? What is the role of classification? Why we are classifying the organisms in different categories on the basis of their similarities and dissimilarities to make their study easy. उनकी स्टडी को आसान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अब इसके बाद में समझना कि जब हम एक बार क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन आज पहली बार तो नहीं हो रहा होगा। क्लासिफिकेशन जो है वो जब बायोलॉजी बना होगा, जब बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ होगा, उसी टाइम पे ऐसी प्रोसेस स्टार्ट हो गई होगी ताकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है उसको अच्छे से किया जा सके। देखिए लास्ट में एरिस्टोटल के टाइम से, एरिस्टोटल को जानते हो? कौन है एरिस्टोटल? एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या सुना है नाम एरिस्टोटल? अरस्तु क्या बोलते हैं, कौन है वो? फादर ऑफ बायोलॉजी। यस सर। एस्टैब्लिश किया। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी पता है? सेम अरस्तु। चैप्टर 2 में है ये बात। अरस्तु सर। थोड़ी कुछ चीजें जो है वो सेकंड चैप्टर का भी ले रहे हैं हम। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। बिल्कुल सही, थियोफ्रास्टस। वेरी गुड बच्चे, ये तीन बातें ध्यान रखना। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी स्टार्टिंग में ही बायोलॉजी में जीवों को वर्गीकृत करना स्टार्ट किया, क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम पर, अरस्तु के टाइम पे बात करें तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप थी नहीं। क्या था उस टाइम पे? क्या उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स वगैरह बने हुए थे क्या? नहीं। तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डीप स्टडी करनी है, सेल की डीप स्टडी करनी है, तो वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं, बड़ा दिक्कत होता।
तो फिर क्या हुआ, उस टाइम के साइंटिस्ट जो है जब वो जीवों को वर्गीकृत कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, तो उस क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे थे, वो कुछ जनरल फीचर्स जो थे उन्हें यूज कर लेते थे। कुछ जनरल फीचर्स जो आंखों से हम देख सकते हैं उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे। ये बहुत अर्ली, सबसे पहले स्टार्टिंग वाले क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे साइंटिस्ट को क्या पता लगा, थोड़ा सा स्टोरी जैसा पार्ट है बच्चे, ध्यान से समझना, ताकि आपको ना ये चीज ना रटनी नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट वाइज पता रहेगा कि क्या एक्चुअल डिफरेंस होते हैं इन क्लासिफिकेशन में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होने लगी, पता पड़ा कि कई बार जो आर्टिफिशियल फीचर, जो थोड़े से फीचर जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें गलतियां आ रही है, गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी आ रही है तो क्या हो रहा है उसकी वजह से, मतलब प्रॉब्लम आई, तो हमने क्या किया, हमने स्पेशल फीचर्स जो है उनको भी स्टडी करना स्टार्ट किया ताकि हम क्लासिफिकेशन को और परफेक्ट बना पाए। ज्यादा से ज्यादा फीचर्स जो है उनको जब ऐड करना स्टार्ट किया तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। बच्चे माइक अभी जो है ना वो बंद रखो। आपको जो भी क्वेश्चन है ना बच्चे, वो आप मुझे टाइप करके पूछ लो, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यूटी में हूं ना, तो बीच में माइक से जब आप लोग बोलते हो तो फिर रिदम ब्रेक हो जाता है ना। तो माइक ऑफ कर लो और जो भी डाउट्स होते हैं ना वो आप ना इससे पूछ लो, टेक्स्ट करके, चैट से, है ना। मैं इंक्लूड कर लूंगा सारी चीजें। तो समझ गए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन जो सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड था, कुछ जनरल प्रॉपर्टी के, एक दो प्रॉपर्टी के ऊपर। उससे एडवांस हुआ क्या, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या हुआ, जिसमें जितने भी फीचर्स पॉसिबल थे उनको इंक्लूड किया जाने लगा। लेकिन बाद में क्या पता पड़ा, कि ये जो इवोल्यूशन है उसका ऑर्डर एक फिक्स होता है, और फीचर्स को यदि उसके ऑर्डर में हम स्टडी करें तो हमारा क्लासिफिकेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उस क्लासिफिकेशन को बोल दिया गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो तीन मेन टाइप के क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थ्री मेन टाइप के क्लासिफिकेशन, मेनली थ्री टाइप के होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनसे, इनके अलावा भी है बच्चों, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। यदि आप कहीं क्वेश्चन में फंसोगे तो मुझे पूछ लेना, मैं वो भी बताऊंगा, बट जितना अपने को सिलेबस में पढ़ने की जरूरत है उतना लेके चलते हैं। तीन मेन टाइप है क्लासिफिकेशन के, कौन कौन सा, आर्टिफिशियल, हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम वर्गीकरण, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा होगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण। फाइलोजेनेटिक को बोलते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो ऐसे थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब कंपेयर करके पढ़ लेते हैं एक एक करके, इनको कंपेयर कर लेते हैं कि आखिर इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, हमें कितनी बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने तुमको बताया अभी थोड़ा थ्योरेटिकल सा पार्ट है, तो यहाँ पर हमको बहुत सारा रखना नहीं है, हम इसको सही से लें। बच्चों अभी हम क्लासिफिकेशन, मैं बता देता हूँ ऑर्डर, क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर टेक्सोनॉमी क्या होती है, और फिर हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी के पॉइंट जो भी फर्दर चैप्टर्स में है वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, जो भी हमारे काम के हैं, जो हमारे को लॉजिकली समझने में हेल्प करेगा। हाँ बच्चे, सर टैक्सोनॉमी के अंदर ही क्लासिफिकेशन आता है ना? हाँ बच्चे, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज जस्ट अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। और टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, समझ रहे हो, है ना। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें स्टडी करेंगे, तो उसमें से एक क्या है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस। ये भी किसके अंदर आता है, टेक्सोनॉमी में आता है, यानी हम टेक्सोनॉमी के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं देन इट इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड इन टेक्सोनॉमी। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है इन्हें हम कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मेन इसमें से आते हैं क्वेश्चन कई बार एग्जांपल कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का क्या एग्जांपल है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, नेचुरल का क्या एग्जांपल दिया हुआ है।
वो कई बार पूछते हैं। देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा यहाँ पर लिखता हूं मैं नेचुरल classification, and the third one is phylogenetic classification. सबसे पहले मेन डिफरेंस अभी बताया, रिकॉल करो। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो बाहर से दिख पा रहा होगा वो क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो यदि एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्या डिफरेंस दोनों में? इसमें सिर्फ एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूज करते हैं। इसके अंदर जितने पॉसिबल है सारे फीचर्स हम यूज करेंगे, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजिकल हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो। जितने भी फीचर हैं सब यूज करेंगे, लेकिन एक फीचर यूज नहीं करेंगे। कौन सा फीचर यूज नहीं करेंगे इसमें? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के अलावा बाकी जितने भी फीचर हैं उसके ऊपर बेस्ड है, यानी हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन natural affinities. Natural affinities among सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ोगे? हाँ बच्चे, वन टाइम रिपीट कीजिए तो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से एक्चुअली मेरा जो है आवाज साउंड क्लियर नहीं आ रहा था। देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसके ऊपर बेस होता है? वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक या कुछ आकारिक लक्षण मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होगा उसके बेसिस पे यदि क्लासिफिकेशन किया गया है तो वो कौन सा वाला है? वो आर्टिफिशियल। जब हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं, अदर फीचर्स भी, चाहे वो एनाटॉमिकल है, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजिकल है, चाहे वो साइटोलॉजिकल फीचर्स हैं, चाहे बायोकेमिकल फीचर्स हैं, तो ऐसे सारे फीचर्स को इंक्लूड करके जो क्लासिफिकेशन होगा उसे बोलेंगे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन में सारे फीचर इंक्लूड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखना है कि एक फीचर हम यूज नहीं कर रहे। वो कौन सा फीचर है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं? फाइलोजेनिक। यस, फाइलोजेनी। ध्यान रखना कि इसमें फाइलोजेनी जो है उसे यूज नहीं किया जाता है। यहां पर लिख लो चाहो तो, बेस्ड ऑन ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट फाइलोजेनी। जातीय वृत्तीयता, फाइलोजेनी को हिंदी में बोलते हैं जातीय वृत्तीयता। जो नेचुरल प्राकृतिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है वो सभी लक्षणों के ऊपर आधारित है, किसको छोड़कर? जातीय वृत्तीयता या फाइलोजेनी। सर हिंदी में? हाँ हिंदी में बच्चे, ठीक है। जातीय वृत्तीयता को छोड़कर बाकी सारे लक्षणों के ऊपर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक की बात करें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब सारे के सारे के साथ साथ बेस्ड ऑन ऑल द फीचर्स along with, सारे फीचर के साथ साथ क्या आ जाएगा? along with phylogeny, along with phylogeny। और phylogeny का मतलब क्या होता है? जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब उद्विकास का जो क्रम होता है, उस इतिहास होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे बोलते हैं हम फाइलोजेनी। मॉर्फोलॉजिकल को बताओ। मॉर्फोलॉजी होता है आकारिकी, बाह्य लक्षण। मॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग है बाह्य लक्षण। और यहाँ पर ऑल द फीचर्स का मतलब क्या हो सकता है? यदि मैं तुमको इन फीचर्स के नाम बताऊं, किसकी बात कर रहे थे हम? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं आकारिकी। मॉर्फोलॉजी के अलावा हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब आंतरिक
जो संरचना है वो। उसके अलावा हो सकता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकता है बायोकेमिस्ट्री, और हो सकता है एम्ब्रियोलॉजी। सर हिंदी में भी बताइए। हिंदी में बता देता हूँ बच्चे, आकारिकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी को बोलते हैं आंतरिक, एनाटॉमी को हिंदी में बोलते हैं शारीरिक, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन विज्ञान, और एम्ब्रियोलॉजी की भ्रूणिकी। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सबको भी, और ऐसे और भी हैं बच्चों, तो जितने भी ऐसे सब लक्षण होंगे सिवाय पैथोजेनिक को छोड़ के, उससे नेचुरल क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है। क्या कंपैरेटिवली तुमको सबको पता पड़ गया कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिस है इसका? सेकंड को यस, यस सर। कंपेयर करके ध्यान रखना है, कंपेयर करके ध्यान रखोगे ना, याद रहेगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही बच्चों, कि क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि लिनियस का सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन उदाहरण है, ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, नेचुरल क्लासिफिकेशन का, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का, एडेनिसोनियन क्लासिफिकेशन का, तो वहां पर आपको सही आंसर पता करना होगा। कर पाओगे? देखना होगा कि वो क्लासिफिकेशन किस में आ रहा है। देखते हैं एग्जांपल। इरेज कर दो, ये लिख लिया है सबने? इरेज कर दो ना बच्चों। यस सर। देखो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले एग्जांपल जो हम देख रहे हैं वो सबसे पुराने क्लासिफिकेशन में से एक, सबसे पुराना क्लासिफिकेशन दिया था किसने? सबसे पुराना क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जिन्हें हम अरिस्टो भी बोलते हैं, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरी के, प्लांट को डिवाइड किया 3 कैटेगरी के अंदर। क्या क्या कैटेगरी? एक रखा इन्होंने हर्ब, हर्ब को हिंदी में बोलते हैं शाक, शाक हिंदी में यदि मैं लिखूं, हर्ब होता है शाक, श्रब होता है शुक, और ट्री, ट्री होता है वृक्ष। किसके? अब देखो, ये सबसे सिंपल सा क्लासिफिकेशन दिख रहा है जिसमें एरिस्टोटल ने एक या दो लक्षणों को ही स्टडी किया, एक या दो कैरेक्टर को ही स्टडी किया। क्या सब बच्चे जानते हैं ट्री, श्रब और हर्ब में क्या डिफरेंस है? ट्री, श्रब और हर्ब में डिफरेंस जानते हो क्या सब बच्चे? बताओगे कोई? यस सर। तो जिसका, चलो कोई भी एक बच्चा बताओ सर। हाँ, चलो जो हर्ब से साग होता है वो छोटा छोटा छोटे छोटे पौधों को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही। एंड सेकंड का सर्व मतलब कि जो झाड़ी टाइप से रहता है उनको, एंड वृक्ष मतलब बड़े बड़े पेड़ हो गए उनको। बिल्कुल सही। देखो ये जो बच्चे ने आंसर दिया, ये एक बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन आंसर जो मुझे लगता है सब बच्चों को पता है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको पता है। थोड़ा सा मैं और टेक्निकली बताऊं कि ट्री, श्रब और हर्ब में क्या डिफरेंस होता है। पहला, राहुल ने बोला, राहुल बोल रहा है हाइट, राहुल ने बोला कि सर हाइट के अकॉर्डिंग ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो ध्यान रखना है, एरिस्टोटल ने जरूर से हाइट वाला एक कैरेक्टर लिया होगा, और उस हाइट वाले कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटे थे उन्हें हर्ब बोल दिया, उससे जो बड़े उन्हें दिखे उसको उन्होंने श्रब बोल दिया, और जो सबसे बड़े दिखे उन्होंने ट्री बोल दिया। ठीक है। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, लेकिन अच्छा, एक बच्चा जो है वो, श्रेया बच्ची जो है वो बोल रही है कि सर हर्ब में स्टेम जो है वो ग्रीन होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड श्रेया। यानी एक फीचर तो आप सबको पता है, दूसरा फीचर भी एक होता है। कौन सा? जो श्रेया बोल रही है कि हर्ब जो होता है वो नॉन वुडी होता है। ग्रीन होने का मतलब क्या है कि वो नॉन वुडी होता है, उसके अंदर लकड़ी जैसा नहीं होता। हर्ब इज नॉन वुडी,
श्रब एंड ट्रीज आर वुडी, यानी दो फीचर हो गए, दो लक्षण है जिसके आधार पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। हर छोटा और नॉन वुडी, उसके अंदर लकड़ी नहीं है, काष्ठीय नहीं है। श्रब छोटा बट वो कैसा है, वुडी है, उसके अंदर लकड़ी होती है। और ट्री बड़े हैं और साथ में उसके अंदर लकड़ी भी है। लेकिन कई बार जब हम एग्जांपल देखते हैं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है तुम्हें। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल पूछूं, बताओ बनाना, बनाना इनमें से किस कैटेगरी में आएगा, हर्ब में, श्रब में कि ट्री में? बनाना बताओ, हर्ब में। बनाना क्या है, हर्ब, श्रब की ट्री? हर्ब में। ट्री 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 ट्री। कोई बच्चा जो है, कोई बच्चे ट्री बोल रही है, हर्ब में। हर्ब में सर। कुछ बच्चे हर्ब बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ट्री बोल रहे हैं। देखो ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया ताकि तुम्हें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की कमी पता पड़ जाए, ताकि तुम्हें कमी पता पड़ जाए। अब कंफ्यूज हो गए हम कि हम तो देख रहे हैं हाइट, तो उसका हाइट तो ज्यादा है, और वुड देख रहे हैं तो वुडी तो नहीं है। एग्जैक्टली यदि बात करें तो इसका सही आंसर होगा कि बनाना जो है वो हर्ब होता है। बनाना को हम शाक की कैटेगरी में रखते हैं, हर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। जो भी बच्चे हर्ब बोल रहे थे ना, उनका आंसर सही है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, एक फीचर जो तुमको पहले से पता है वो ठीक है, लेकिन वो पार्शियली करेक्ट है, आधा सही है, आधा सच है, आधा झूठ है। ठीक है, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या कि उसके अंदर काष्ठी है, यानी कि वुडी टिश्यू नहीं हो, वो हर्ब होगा। हाइट नॉर्मली हमें क्या मिलता है, छोटा मिलता है। श्रब जो है वो वुडी होगा और हाइट बड़ा होगा। हाइट बड़ा मतलब कितना, श्रब का हाइट बड़ा होगा मतलब कितना, बताओ? रोज, रोज किसका एग्जांपल है इनमें से? गुलाब, गुलाब किसका एग्जांपल है? श्रब। श्रब का। तो श्रब है। सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा रोज थोड़ा छोटा भी होता है और उसके अंदर वुडी टिश्यूज जो है वो भी क्या है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है, तो उसको श्रब बोलते हैं। ऐसे ही मैं बोलूं चाइना रोज, चाइना रोज ट्री। यस सर, ट्री। ट्री होगा। चाइना रोज का मतलब गुड़हल, गुड़हल। ट्री। ट्री है वो। अब चाइना रोज का हाइट थोड़ा ज्यादा है, चाइना रोज थोड़ा बड़ा है, लेकिन वुडी टिश्यू है। बच्चों ध्यान रखना, हाइट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है। चाइना रोज जो है उसका हाइट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है। चाइना रोज भी श्रब की कैटेगरी में आता है। गुलाब और गुड़हल, रोज और चाइना रोज ही दोनों श्रब के एग्जांपल हैं। ट्री होंगे जो ज्यादा ही बड़े, जो ज्यादा ही बड़े और वुडी है। माइक बंद रखो बच्चे, म्यूट करवाओ। माइक म्यूट कर लो। जो भी आप आंसर करते हो ना वो इसमें चैट में आंसर कर देते हो ना, मैं पढ़ रहा हूँ कौन क्या आंसर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और आया, एक कंफ्यूजन और आया बच्चों को रोज और चाइना रोज में। उन्हें लगा कि चाइना रोज तो बड़ा है, उसे हम ट्री बोले, रोज तो छोटा है, उसे हम श्रब बोले। आया कंफ्यूजन? ऐसा कंफ्यूजन थियोफ्रेस्टस को भी आया। थियोफ्रेस्टस नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले हमने, थियोफ्रेस्टस, यस सर। फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी। उनको भी ये कंफ्यूजन आया। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने इस प्लांट को, यानी एरिस्टोटल जैसा ही एक क्लासिफिकेशन जो है वो थियोफ्रेस्टस ने भी दिया था, थियोफ्रेस्टस ने भी दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट को 3 नहीं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, उन्हें लगता है कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो थियोफ्रेस्टस ने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया। फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने देखा इस कैटेगरी में उनको दिक्कत आ रही है। उन्होंने देखा कि झाड़ियां छोटे साइज की भी हो सकती है और बड़े साइज की भी हो सकती है। उन्होंने क्या किया, कैटेगरी बनाई, हर्ब, अंडर श्रब, श्रब एंड ट्रीज। 4 कैटेगरी बना दी। कौन कौन सी कैटेगरी बना दी? हर्ब, अंडर श्रब, श्रब और ट्री। ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं
ये मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन रटवा नहीं रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। तुम्हें तो बस ये ध्यान रखना है कि अरिस्टोटल ने इस तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो ये क्लासिफिकेशन कैसे है, सिर्फ 1 या 2 अकार्यकी लक्षण जो हम बाहर से देख सकते हैं उन लक्षणों के ऊपर आधारित ये क्लासिफिकेशन है। ऐसे क्लासिफिकेशन को किस कैटेगरी में रखेंगे हम? बोलो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखेंगे। अंडर श्रब क्या है सर? हेलो सर। अंडर श्रब और श्रब में डिफरेंस क्या हुआ? जैसे चाइना रोज या नींबू का प्लांट देखा है सबने? नींबू का प्लांट थोड़ा बड़ा हाइट का होता है। यस। जो बहुत छोटी सी है, कुछ झाड़ियां बहुत बड़ी सी है, जो बड़ी Yes, sir. है, जो थोड़ी अंडर श्रब। हेलो सर, जो बैम्बू है बांस, वो किस में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा? जो बैम्बू जो है वो आएगा तो हर की कैटेगरी में ही, बट क्या होता है उसका हाइट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह तो नहीं होती, बट वो पोएसी फैमिली का ही मेंबर है जिनके अंदर कुछ अमाउंट में वुडी टिश्यूज भी बन जाते हैं, है ना। तो ये जो एग्जांपल में जैसे बैम्बू का एग्जांपल है या बनाना का एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल अलग से कंफ्यूजिंग टाइप के एग्जांपल है, इन्हें अलग से ध्यान रखना, है ना। यानी इस कैटेगरी में कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी हमें मिल रहे हैं, ठीक है। सर इसको बम्बू को हर्ब में रखेंगे या क्या बोल रहे हो बच्चे? बम्बू को इसमें सब में अंडर सब में रखेंगे, सब में रखेंगे, किसमें? नहीं, अंडर में नहीं रखेंगे बच्चे, क्योंकि वो उनका हाइट वगैरह बैम्बू का देखोगे तो बहुत बड़ा होता है ना, ट्री जैसा हाइट होता है। तो ट्री में रखेंगे सर। बैम्बू देखो, बैम्बू की फैमिली का जो जनरल फीचर है ना, पोएसी का मेंबर है बैम्बू। पोएसी का जनरल फीचर होता है हर्ब वाला, लेकिन कुछ एक्सेप्शनली ट्रीज हैं, तो बैम्बू जो है वो एक्सेप्शनली क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा। उसके अंदर वुडी टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, एबनॉर्मल टाइप का सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। जो बांस होता है उसके अंदर भी क्या होता है, लकड़ी जो होता है वो होता है ना मोटा सा, स्क्लेरोटिक वगैरह बन जाते हैं उसके अंदर, है ना। लेकिन ये एक्सेप्शनल वाला केस है, ट्री का मतलब एक्सेप्शनली ट्री है ये, जबकि फीचर्स कौन से इनके अंदर? मैक्सिमम हर्ब वाला, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, क्लियर हो गई बात? अब मुझे बताओ कि लीनियस, ये दोनों क्लासिफिकेशन नोट कर लिए सब बच्चों ने? नोट कर लिया ना? यस सर। Yes, sir. एग्जांपल एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन एंड थियोफ्रास्टस क्लासिफिकेशन। यस सर। ठीक है। इसके अंदर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन तुम्हें ध्यान रखना है, वो है लीनियस का क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जरूर से ध्यान रखना है। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल में मत लिखना, आर्टिफिशियल में लिखना। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? वो दिया था लीनियस ने। और लीनियस ने क्या किया? इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया टोटल 24 क्लासेस में। प्लांट्स को डिवाइड किया कितनी क्लास में? 24 क्लासेस में, जिसमें से 23 क्लास है बच्चों। 23 क्लास वो किसका है? फ्लावरिंग प्लांट का है। एंड 1 क्लास किसका है? नॉन फ्लावरिंग। अब क्या कोई टर्मिनोलॉजी बता सकते हो? फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम टेक्सोनॉमी में, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म जो हो, लेकिन कई बार हम इसके लिए एक और भी अच्छा टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म, एंजियोस्पर्म भी आता है। जिसके अंदर फ्लावर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कौन की फॉर्म। ये माइक जो है वो थोड़ा सा बंद रखो बीच में। फ्लावरिंग प्लांट जो है
उसे हम बोलते हैं फेनरोगेम्स। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन भी होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी 23 क्लासेस किस बेसिस पे बनी हुई हैं? ये बनी हुई है इनके अंदर स्टेमन कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड या डायनोशियन कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन मेनली स्टेमन कैरेक्टर। अब यहां पर ध्यान देना, एरिस्टोटल लिनियस ने प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक तो जिसके अंदर फूल फ्लावर प्रेजेंट है, दूसरे जिसमें पुष्प या फ्लावर जो है वो एब्सेंट थे। जो फ्लावरिंग प्लांट थे उनकी 23 क्लासेस थी, किस बेसिस पे? स्टेमन के बेसिस पे। स्टेमन को हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब क्या हुआ? फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टेमन। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कोई प्लांट ऐसा है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, फूल जो है उसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है, मान लो मेल पार्ट नहीं है। उन्होंने क्या बोलते हैं? उन्होंने बोलते हैं नन एम्ब्रियो, यानी एंड्रोशियम एब्सेंट। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि किसी के पास सिर्फ एक स्टेमन है, तो उन्होंने क्या बोलते हैं? मोनो एम्ब्रियो। किसी के पास दो स्टेमन है, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, क्लास बना दिया, डाई एंड्रिया। जिसके पास तीन थे, ट्राई एंड्रिया। चार थे, टेट्रा एंड्रिया। इसका मतलब क्या? ऐसे कर करके उन्होंने कितने टोटल 23 क्लासेस बना दिए, किसके ऊपर? मेनली एंड्रोशियम कैरेक्टर या स्टेमन कैरेक्टर या पुंकेसर के लक्षणों पर ये आधारित था। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या रख दिया? क्या रख दिया? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ गए? वर्गीकरण का लैंगिक तंत्र जो है, सिस्टम जो है, वो किस आधार पर दिया गया है बच्चे? वो दिया गया है कि उनके अंदर जो पुंकेसर है या जो लैंगिक जनन है उसकी संख्या कितनी है या किस प्रकार की स्थिति होती है, उस आधार पर लिनियस ने पादपों को 24 क्लासों में, 24 वर्गों में विभाजित किया। वन क्लास फॉर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स हिंदी में भी क्रिप्टोगेम्स ही बोलेंगे बच्चों। और 23 क्लास जो थे वो फेनरोगेम्स के थे। किसी में एंड्रोशियम 1 था, किसी में 2 था, किसी में 3 थे, किसी में एब्सेंट था, किसी में वो जुड़े हुए थे, किसी में वो अलग अलग थे। ऐसे सब कैरेक्टर्स के आधार पर ये क्या दिया हुआ है? ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्या बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तुम्हारे सामने क्वेश्चन क्या आएगा? तुम्हारे सामने क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आएगा। क्वेश्चन आएगा कि बताओ निम्न में से कौन सा वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण का उदाहरण है? ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसमें नाम दिया हुआ होगा। जैसे दिया होगा अरस्तु का वर्गीकरण, दूसरा दिया है लिनियस का लैंगिक तंत्र, तीसरा दिया हुआ है बेंथम हुकर का वर्गीकरण, चौथा दिया हुआ है एक से अधिक उत्तर सही है। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर सही है। तो ये तुमको फाइंड आउट करना होगा। हाँ बिल्कुल सही, फोर्थ आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? ये अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की एग्जांपल जरूर से लिख लो सभी बच्चे, ये एग्जांपल जरूर से नोट करो। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सर सेक्सुअल सिस्टम को थोड़ा सा बताइए ना हिंदी में और एक बार। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक, सिस्टम जो है वो सिस्टम या तंत्र। तो वर्गीकरण का लैंगिक तंत्र क्या है? जहां पर किसी लैंगिक लक्षण के आधार पर वर्गीकरण किया जाए। ये नहीं देख रहे कि प्लांट के अंदर जड़ कैसा है, तना कैसा है, पत्ती कैसा है, एनाटॉमी कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी कैसा है, वो सब नहीं देख रहे। क्या देख रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं कि उसके अंदर फूल जो है, पुष्प जो है, वो उसके अंदर जो लैंगिक अंग है, एंड्रोशियम है, वो कितना है। तो कितने लक्षणों पर आधारित हो गया? एक लक्षण या कुछ लक्षणों पर आधारित हो गया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, बाहर से दिख पा रहा है हमको, हम नेकेड ऐसे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लक्षणों पर आधारित ये वर्गीकरण है, इसीलिए हमने इसे क्या बोलते हैं? लैंगिक वर्गीकरण का लैंगिक तंत्र, ठीक है। और इसके किसने दिया था ये पता होना चाहिए, लिनियस ने दिया था। पादपों को कितने क्लास में बांटा? 24 में, इसमें से 23 फूल वाले और एक बिना फूल वाले। क्लियर होगी बात? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एरिस्टोटल जो है वो तो फादर ऑफ जूलॉजी है, क्या उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पे? तो यस, एनिमल के वर्गीकरण के लिए भी एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। क्या था वो पता है? ये इरेज कर दूं? इरेज कर दूं ये बच्चों? ठीक है, देखो अब एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया किस आधार पर? कि उनके अंदर
रेड ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है, यानी यदि उसे चोट लग रहा है या उस एनिमल को हम कट कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्लड रेड कलर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस आधार पर एरिस्टोटल है, अरस्तु में एरिस्टोटल उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया दो कैटेगरी। कौन से दो ग्रुप थे? एक ग्रुप का नाम था एनेमा और दूसरा था ईनेमा। एक के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है, एक के अंदर रेड ब्लड एब्सेंट है। बताओ एनेमा में रेड ब्लड प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? एनेमा में रेड ब्लड प्रेजेंट कि एब्सेंट, बताओ, मैसेज कर दूंगा। एनेमा जो है उसके अंदर रेड ब्लड या आरबीसी यदि कोई बच्चा बोल रहा है ठीक है, प्रेजेंट कि एब्सेंट? एनेमा में प्रेजेंट, कोई बच्चा बोल रहा है एब्सेंट, कोई प्रेजेंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रेजेंट, कुछ एब्सेंट भी बोल रहे हैं। अब देखो ये ना, ये कंफ्यूजन वाली बात है, ये कंफ्यूजन रहता है नॉर्मली स्टूडेंट को, एग्जाम में आ भी जाएगा ना, वहां पे भी तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक जैसी नाम है ना, एनेमा ईनेमा एक जैसे नाम है, कंफ्यूजन हो सकता है, ऑब्वियस है। सिंपल तरीका समझो, ये ए है ना, ए फॉर एब्सेंट, ध्यान रखना, ए फॉर एब्सेंट, किसी चीज के आगे ए लगता है मतलब एब्सेंट है। तो एनेमा जो है इसके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट है, एनेमा में रेड ब्लड एब्सेंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और याद कैसे रख लोगे? ए से ध्यान रखना कि जो ए से स्टार्ट है उसमें रेड ब्लड एब्सेंट है, ए फॉर एब्सेंट। और ईनेमा में क्या हो जाएगा? फिर उल्टा ध्यान रख लोगे, रेड ब्लड। अब भूलोगे नहीं, भूलोगे कभी भी। तो उन्होंने ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एनेमा और ईनेमा। एनेमा में रेड ब्लड एब्सेंट था, ईनेमा में रेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट था। और ईनेमा को फर्दर यदि हम बात करें तो उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था ओविपेरा, हिंदी में बोलते हैं अंडज, हिंदी वाले बच्चे ओविपेरा को बोलते हैं अंडज। और विविपेरा मतलब जरायुज, इंग्लिश में ध्यान रखना बहुत आसान रहता है। ओविपेरा जो क्या करते होंगे, एग ले करते होंगे, अंडे देते होंगे, उन्हें उन्होंने बोला ओविपेरा, और जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या बोल दिया? विविपेरा। यानी the animal that gave rise to that lay egg is the member of ovipara, and the organism which give rise to young one that lay, उसको क्या बोलते हैं? विविपेरा। तो ओविपेरा और विविपेरा दो कैटेगरी में डिवाइड किया ईनेमा को, और उसमें से जो अंडे देते हैं वो ओविपेरा है और जो बच्चे देते हैं वो विविपेरा। हाँ बच्चे बोलो, बच्चे। तिकेश बताओ, तिकेश क्या बात है? हाँ सर। कुछ बोलना है? नहीं सर। नहीं, ठीक है, तुमने हैंड रेज किया, मुझे लगा तुम कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। तो ये 3-4 एग्जांपल हमने जो डिस्कस किए वो किसके एग्जांपल है? वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल है। और आपको ना ऐसे ही ध्यान रखना है बच्चों। देखो मैंने क्या बोला, आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन अच्छा मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ, उससे तुमको पता लगेगा कि आखिर सिलेक्शन कैसे पढ़ते हैं। एक बार जब मैं एक स्टोरी सुनो, मेरी खुद की स्टोरी है, वो सुनो, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी। एक बार जब मैं स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर कर रहा था, तब मैं ना, मुझे ना बायो में एक दिक्कत आती थी। जैसे ही कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते थे, कुछ साइंटिस्ट वगैरह के नाम आ जाते थे, तो ना मेरे को डर लगता था, मेरे को ना पढ़ने का मन नहीं करता था। मेरे को लगता था यार एग्जाम्पल बहुत सारा है, तो फिर याद कैसे होगा, हम इसको रट पाएंगे नहीं रट पाएंगे, तो बड़ा ही ना मतलब ऐसा लगता था कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, एक बार हमारे सर हमको पढ़ाने के लिए आए, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो स्केलेटल सिस्टम पढ़ाने के लिए आए, तो उस दिन उन्होंने बोला कि बच्चों देखो आज मैं आपको हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होते हैं ना, 206 हड्डियों का नाम बताऊंगा, चिंता मत करो। आज ना हम हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उन सब के नाम आपको मैं बताऊंगा काउंट करके। तो मैं लगा अरे सर को 206 हड्डियों का नाम याद है, बहुत ही बड़ी बात है। 206 हड्डियों का नाम याद होना तो बहुत बड़ी बात लग रही थी हमें। उस टाइम पे मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट था, तो और याद मुझसे होता नहीं था। तो जब टीचर ने बोला कि 206 हड्डी का नाम आज बोर्ड पे लिखेंगे, तो बड़ा ही अमेज हो गए थे हम, बड़ा ही अच्छा लगा कि अरे। और सर ने स्टार्ट किया बोर्ड के ऊपर, उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन,
एक्सियल स्केलेटन की ये पार्ट, अपेंडिकुलर की ये पार्ट, सारे के सारे उन्होंने बकायदा कैलकुलेट करते करते सारे उन्होंने पढ़ा डाले। मैं भी तुमको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो जब वो लेक्चर खत्म हुआ ना, तो 206 हड्डी का नाम जब सर ने पढ़ा दिया, फिर टोटल कर लिया काउंट करके, ये देखो हो गए 206। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार हमारे सर तो कितने मतलब एक्सपर्ट, कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि इनको ना पूरे बोन्स के नाम पता है। उस दिन मैंने क्या सोचा, उस दिन मैंने सोचा यार हमारे सर को यदि 206 हड्डियों का नाम पता है तो क्या हमें नहीं पता हो सकता? सर ने तो बता दिया। अब मैं सर की तरह, जैसे सर को 206 हड्डियों का नाम पता है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे को भी 206 हड्डी का नाम पता होना चाहिए। कल देखना, कल मैं भी जैसे सर ने बताया है पूरा टेबल बना के सही से, वैसे ही कल मेरे को ये चीज याद रहेगी। मैं अपने दोस्त को बनाकर बताऊंगा कि देख सर ने कल बताया था, आज मेरे को भी आता है। मैं उस दिन घर गया, रास्ते में भी सोचते गया क्लास की बात कि ना कि आज सर ने कैसे पढ़ाया, कौन कौन से डिवीजन करे, किसके कितने, थोड़े बहुत याद रहे क्लास के, और ज्यादातर मैं भूल गया था। मतलब इवन लेक्चर के 2-3 घंटे बाद की यदि मैं बात करूं तो उसमें से कुछ मुझे लग रहा है 20-30% मुझे याद रहा था, रेस्ट में भूल गया था, मैं याद नहीं रख पाया। फिर जब मैं घर पे गया तो मैंने अपने नोट्स खोले, सर ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही दिमाग में पिक्चर बनाते हुए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये रहा एक्सियल स्केलेटन, ये रहा अपेंडिकुलर, एक्सियल में स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है। मैं बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो बनाने लगा फ्लो चार्ट्स और लिखने लगा। जहां पे नहीं आ रहा था वहां पर देख लेता था कॉपी में से, और उस तरीके से मैंने एक बार बनाया तो एक बार देख के बनाया। फिर दूसरी बार मैंने बोला अब मैं बिना देखे यही काम करूंगा। फिर मैंने अपनी कॉपी बंद कर दी और अब अपना रफ में बिना देखे मैं वही सेम चीज बनाने लगा और पढ़ने लगा। अब क्या हुआ, उसमें मैक्सिमम चीजें जो मुझे पहले 20-30% याद रहता था, एक बार रिवीजन के बाद में वो 90% के आसपास पहुंच गया था। मुझे कुछ ही बोन के नाम थे जो देखने पड़े, अदरवाइज मुझे याद हो गया। तभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह मुझे भी लगभग तो याद हो गया, 1-2 ही तो है, वो मैं 1-2 बार पढ़ लूंगा, मुझे याद हो जाएगा। और मैंने ऐसे ही किया, अगले दिन मुझे 206 हड्डी का नाम बिल्कुल वैसे ही आता था जैसे हमारे सर ने पढ़ाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ, उसके पहले तक जो मेरे माइंड में एक डर हुआ करता था ना कि सर तो पता नहीं, सर बहुत बार पढ़ाते हैं और सर तो बहुत बड़े हैं और सर ने तो खुद से जब मेडिकल कॉलेज में होंगे तो पढ़ा होगा इसलिए उनको आज याद है और हम लोगों को कहाँ से याद होगा, अभी तो हम छोटे बच्चे। ये जो मेरे माइंड में एक नेगेटिव पिक्चर था ना कि एग्जाम्पल याद नहीं होगा, रटा नहीं जाएगा और ऐसे नाम हम पहली बार सुन रहे, तो जो डर था ना वो डर मेरा उस एक्सपीरियंस के बाद में खत्म हो गया। मुझे क्या पता पड़ गया, मुझे ये पता पड़ गया कि यदि हम चीजों को बिल्कुल वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे हमारे टीचर पढ़ाते हैं, हमें उनको सही से फॉलो करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार हमें मेहनत करनी पड़ सकती है, बट हो सकता है कि यदि हमारा एकदम इंटरेस्ट वैसे ही है कि नहीं मुझे तो ये चीज ऐसे ही चाहिए, मुझे तो उतने ही परफेक्टली पढ़ना है, आना चाहिए जितना परफेक्टली हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जरूर से वो चीज हम उतना ही अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम हमको लग जाता है लेकिन वो हो जाती है। और बिल्कुल यही चीज आपके माइंड में भी होना चाहिए। आप मेरी बात नहीं मानते हो ना यदि, तो आप ट्राई करके देखना, जब आप रिवाइज करोगे तो आप अपने माइंड में ये चीज रखना कि आज सर ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की जो भी एग्जांपल्स बताए और जैसे बताए बिल्कुल ऐसे ही ये एग्जांपल मुझे याद होने चाहिए। कल जब मैं क्लास में बैठूंगा तो मुझे पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल में उंगली पे गिन के बता दूं कि आर्टिफिशियल में एरिस्टोटल ने प्लांट को ऐसे क्लासीफाई किया, थियोफ्रेस्टस ने ऐसे क्लासीफाई किया, एनिमल को एरिस्टोटल ने ऐसे क्लासीफाई किया, और ये सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन यूनिवर्स ने दिया है और उसके अंदर इतनी क्लासेस है। यदि तुम इस डिटर्मिनेशन से पढ़ोगे ना तो तुम्हें भी चीजें बिल्कुल वैसे ही याद रहेंगी जैसा मैं तुमको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसका ये बताने का रीजन यही है कि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ जिस फेज में तुम लोग आज हो। कई बार कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो होते हैं, नई नई चीजें जो हमारे सामने आती है वो हमें डराती है। कई बार हमें सब्जेक्ट में ऐसा लगने लग जाता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि हम डिटरमाइन होकर के पढ़े तो कुछ नहीं होता। जितना मुझे आता है ना, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम मेरे बराबर हो, तुम्हें भी उतना ही आएगा। जितना तुम्हारे टीचर को आता है उतना ही तुम्हें आ जाएगा, और उतना तुम्हें आने लग गया तो नीट के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सही करना, एक भी गलत नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है, तो आर्टिफिशियल की कुछ क्लासिफिकेशन हमने देखे। अब सर हाँ बच्चे, ये नोट कर लिया सबने? सर अर्थ फॉर्म में एनिमा में क्या बोलते, अर्थवर्म वाला एग्जांपल जो है ना बच्चों, अर्थवर्म के अंदर रेड ब्लड तो होता है, आरबीसी हालांकि नहीं होती है। अर्थवर्म जो है उसके अंदर आरबीसी नहीं होती है लेकिन रेड ब्लड होता है। तो अब ऐसे कुछ एग्जांपल जो हैं वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा।
मतलब Yes, इन्होंने तो कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, तो उसे ए नेमा में ही सॉरी ई नेमा में क्लासिफाई करेंगे, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। ये सब लिमिटेशन है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं था। क्यों? तो कौन से एनिमल में रेड ब्लड सेल एब्सेंट रहता है सर? किसमें? आरबीसी में? सॉरी इसमें कौन से एनिमल में? किसमें कौन से एनिमल में रेड ब्लड सेल एब्सेंट रहता है बोल रहे हैं? बहुत सारे एनिमल हैं, जो भी तुम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हो उनके अंदर नॉर्मली आरबीसी एब्सेंट होती है। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स पढ़ोगे तुम एनिमल किंगडम के अंदर, उनके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। अर्थवर्म का पर्टिकुलरली कॉकरोच में एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच का पर्टिकुलरली सॉरी अर्थवर्म का पर्टिकुलर एग्जांपल क्यों आ गया यहाँ पर? किसी बच्चे ने अर्थवर्म का एग्जांपल की बात कर ली, तो अर्थवर्म का पर्टिकुलर एग्जांपल इसलिए आ गया क्योंकि उसके अंदर वो एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर आरबीसी नहीं बट उसका ब्लड रेड होता है, उसके अंदर ना प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो इसीलिए ये एक अलग से एग्जांपल आ गया किसी बच्चे का। ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ लेंगे, चिंता मत करो। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तब ये बात हमारे सामने वहां पर आएगी कि किसके अंदर आरबीसी नहीं है फिर भी उसका ब्लड रेड होता है। कौन है? अर्थवर्म, है ना सर एनेमा में ओविपेरा विविपेरा नहीं होता? कौन? एनिमा में होता है, लेकिन इन्होंने तो क्लासिफाई किसके लिए किया सर? इनेमा के लिए। ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों। यदि तुम इस क्लासिफिकेशन को वहां पे अप्लाई कर रहे हो जहां पर तो जो तुम जानते हो, हम तो ये वाला फाइलोजेनिक वाला जो है ना वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अभी जो हम फॉलो करते हैं वो तो इस लेवल पे कर रहे हैं। ये तो कब की बात है? बहुत पुराने टाइम की बात है। तो इसके अंदर तो बहुत लिमिटेड बात बोली गई है। एरिस्टोटल ने थोड़ी सारे एनिमल के क्लासिफिकेशन दिए थे, नहीं दिए थे उनको पता ही नहीं था उस टाइम पे। ये तो धीरे धीरे डिस्कवर होते गए हैं, लिटरेचर में आता गया है, उनके फीचर स्टडी करते गए हैं, है ना। तो इन चीजों को अभी करंट उस पर अप्लाई मत करो, सिर्फ क्या करो, सिर्फ ये ध्यान रखो कि एरिस्टोटल ने एनिमल को इस तरीके से क्लासिफाई किया, ठीक है, और एनिमल को इस तरीके से क्लासिफाई किया। होते इसमें भी है, जो एनिमा है उसमें भी ओविपेरस विविपेरस होते हैं, बट एरिस्टोटल ने उस टाइम पे क्या किया था? उस टाइम पे उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया था, जो कि इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन है ना। कॉकरोच में हीमोफिली रजनी बच्चे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। कॉकरोच में क्या होता है? देखो कॉकरोच में हीमोलिम्फ होता है। अच्छा हाँ, तुम हीमोलिम्फ लिखना चाह रहे हो क्वेश्चन। कॉकरोच में ना हीमोलिम्फ होता है, उसके अंदर आरबीसी वगैरह एब्सेंट होती है। वो जो भी कुछ है ना चीजें वो हम पढ़ेंगे बच्चों, चिंता मत करो, हम बहुत डिटेल में एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एक एक फीचर जो तुम्हारे माइंड में एनिमल के आ रहे हैं, प्लांट के आ रहे हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अभी बहुत डीप में एक एक एनिमल के हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हम वहां जाने लग गए तो हमारा ये टॉपिक जो बहुत लंबा खींच जाएगा, अननेसेसरली हम यहाँ पे भटक जाएंगे। ठीक है, अभी तुम कितना ध्यान रखो, सिर्फ वही लिमिटेड बातें जो हम कर रहे हैं, एक एक एनिमल के बारे में जो डिटेल है, कैसा होता है ओविपेरस विविपेरस, उसके अंदर कौन सा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं बाद में। अब देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल, सबसे पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था जॉन रे ने फर्स्ट। जॉन बेथम और जॉन हुकर ना सर? नहीं, फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? वो दिया था जॉन रे। जॉन रे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पीसीज टर्म भी दिया था। ये तुमने जॉन रे का नाम कभी सुना होगा, तो स्पीसीज टर्म यूज करने वाले साइंटिस्ट थे जॉन रे। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन जॉन रे ने दिया था। अब स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन आए होंगे वो कैसे रहे होंगे? बहुत ही पुअर टाइप के रहे होंगे, धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ। तो इसके अंदर नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो बेस्ट क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन में भी जो सबसे अच्छा था, वो जो मोस्ट फेमस है नेचुरल क्लासिफिकेशन, वो है बेंथम हुकर वाला, यानी मोस्ट फेमस या वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेचुरल क्लासिफिकेशन was given by Bentham and Hooker। यही नाम सुना है तुमने? ब्रिटिश साइंटिस्ट है बेंथम एंड हुकर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो अभी तक का सबसे फेमस नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो दिया, और ये क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छा था एक्चुअल में। इन्होंने क्या किया? लगभग जितने भी प्लांट्स एनिमल्स जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, लगभग उतने एनिमल्स को उतने प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर लिया था। एनिमल के लिए नहीं था, प्लांट के लिए था बच्चों। तो उतने प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर लिया था। लेकिन फाइलोजेनी क्या था इसकी कमी? नेचुरल क्लासिफिकेशन की कमी क्या है? इसकी कमी है
कि ये फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं करता है। आखिर फाइलोजेनी कहाँ पे इंक्लूड नहीं की, इसने क्या मिस्टेक किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया दो पार्ट के अंदर, एक क्रिप्टोगेम्स या क्रिप्टोगेमिया और दूसरा फेनरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया एंड फेनरोगेमिया, मीनिंग समझ रहे हो दोनों का? क्रिप्टोगेमिया जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, फेनरोगेमिया जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं। लैंगिक अंग जो है यदि बाहर से दिख जाए तो वो फेनरोगेमिया है, यदि नहीं दिखेगा तो वो क्रिप्टोगेमिया है। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट को क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किए, और ये फेनरोगेमिया में ही आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीडेड प्लांट है क्या? क्या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड होता है क्या, बीज होता है क्या? यस सर, होता है। इस फेनरोगेमिया को आगे इन्होंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर। रख लियो है ना। एक था जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट तो फिर क्या है, क्या आराम से ऊपर फिर अच्छा लगाता है, देखो सारा की पूजा हो जाता है। अब अपन ज्यादा करने नहीं है कच्ची सो आज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सीडेड प्लांट है उसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट के अंदर, है ना। अब यहाँ पर यदि मैं आपको पूछूं इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवोल्यूशनरी फाइलोजेनिक के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, तो फाइलोजेनिक के अकॉर्डिंग कौन एडवांस कौन प्रिमिटिव? जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव, जिम्नोस्पर्म इवोल्यूशन में पहले आया, एंजियोस्पर्म एडवांस, एंजियोस्पर्म जो है वो बाद में आया। क्या सही बात है कि नहीं? ब्रायोफाइटा जो होता है वो क्रिप्टोगेम, ब्रायोफाइटा जो है वो क्रिप्टोगेम, वो सही था, उधर का क्लासिफिकेशन ठीक था, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। फेनरोगेम्स की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर इस बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उस क्लासिफिकेशन में कमी क्या थी। तो क्या हुआ, जो फेनरोगेमिया था उसको उन्होंने डिवाइड किया आगे 3 पार्ट के अंदर। अब सीडेड प्लांट जो है उसके लिए हम बात करेंगे, सीडेड प्लांट बीज वाले पादप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबको पता है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावर्त बीजी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे 2 प्लांट थे। अब जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव है और एंजियोस्पर्म एडवांस है। एंजियोस्पर्म के अंदर 2 क्लास आती है, डाइकोटिलिडमी एंड मोनोकोटिलिडमी। ठीक है, क्या ये बात आप लोग पहले से जानते हो क्या कि पहली बार सुन रहे हो? जानते हैं। जानते हो? सर जिम्नोस्पर्म में फ्लावर एंड फ्रूट्स नहीं रहते ना? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर एंड फ्रूट्स नहीं रहते, लेकिन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर यानी कोन्स जो है वो प्रेजेंट है ना, कोन्स प्रेजेंट है। तो कोन्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? फ्लावर के इक्विवेलेंट हो गया एक तरीके से। इसीलिए हम उसे कहां पर रख रहे हैं? फेनरोगेमिया के अंदर, जो हमें बाहर से दिख पा रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फॉर्म ऑफ कोन, हिंदी में शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो ये फेनरोगेम जो होते हैं, सीडेड प्लांट जो होते हैं, उसके अंदर जिम्नोस्पर्म आना चाहिए था पहले और एंजियोस्पर्म बाद में, यानी एंजियोस्पर्म को आगे मोनोकॉट डाइकोट में डिवाइड करना चाहिए। बट यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो सबसे पहले डाइकोट, जबकि डाइकोट क्या है? एडवांस है, डाइकोट तो बाद में आना चाहिए। फिर जिम्नोस्पर्म बीच में आ गया, जबकि हम यदि एक ऑर्डर, एवोल्यूशनरी ऑर्डर को देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए था? पहले जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकोट और मोनोकॉट सबसे एडवांस है। क्या मोनोकॉट सबसे एडवांस है क्या? मोनोकॉट डाइकोट में से ज्यादा एडवांस कौन? मोनोकॉट और डाइकोट में से ज्यादा एडवांस कौन है? डाइकोट। मोनोकॉट और डाइकोट में से ज्यादा एडवांस मोनोकॉट है। मोनोकॉट है, ध्यान रखना, गलती करते बच्चे, मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है। तो ये तो ठीक है, मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है तो मोनोकॉट की पोजीशन तो सही है, लेकिन जिम्नोस्पर्म की पोजीशन जो है वो गलत है। क्या होना चाहिए था? ये डाइकोट से पहले आना चाहिए था। तो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसकी एक कमी थी कि इसके अंदर इन्होंने फाइलोजेनी यानी कि जो उद्विकास का इतिहास है उसको फॉलो नहीं किया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फॉलो नहीं किया। जिम्नोस्पर्म की पोजीशन रॉन्ग है, जिसे कहां पे रखना चाहिए था? पहले रखना चाहिए था, डाइकोट के बाद में रख दिया है।
ठीक है, तो सब बच्चे समझ गए। कोई पूछेगा कि बताओ बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में क्या कमी है, तो बता पाओगे सब बच्चे कि बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत अच्छा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा फेमस क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म की पोजीशन गलत थी, ये डाइकॉट से पहले आना चाहिए था, जबकि इन्होंने इसे बाद में रख दिया है। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल जो है बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन का, ये नोट कर लो, इतनी सी बात नोट कर लो और नीचे लिख लेना कि जिम्नोस्पर्म की पोजीशन रॉन्ग है, गलत है, ये डाइकॉट से पहले आना चाहिए, इतना एक नोट कर लो। फिर मैं तुमको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है उसका कुछ एग्जांपल बता के और आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे हम, फिर कल पढ़ेंगे। इतना नोट कर लो फटाफट से। सर क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेम जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं, बाहर से इनके फ्लावर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं दिखते हैं। देखो बच्चों, जब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्रिप्टो गेम्स के बारे में तुम सब कुछ जानना चाहते हो, कंट्रोल गेम्स के बारे में तुम सब कुछ जानना चाहते हो, इवन मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन उसका टाइम आएगा, अभी नहीं। अभी जब हम प्लांट किंगडम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब वो टाइम आएगा जब हम इनके बारे में सारी बातें करेंगे कि क्रिप्टो गेम्स में कौन कौन आ रहे हैं, क्रिप्टो गेम्स में कौन कौन आ रहे हैं, क्या क्या एग्जांपल, वो सारी चीजें। अभी हम थोड़ा ब्रीफ में सिर्फ एग्जांपल किसका है वो ध्यान रखने के बाद से पढ़ लो। नोट कर लिया बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, आप अभी जो बताए वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के है ना? नहीं, नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स पहले दिन यूज किए हैं। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। आर्टिफिशियल के तो लास्ट में एरिस्टोटल का एनिमल वाला एग्जांपल था। हेलो सर। सर ये जिम्नोस्पर्म की पोजीशन नहीं बताई गई है क्योंकि मोनोकॉट के बाद में है। नहीं, क्योंकि ये डाइकॉट से पहले है, पुराना है ना। जिम्नोस्पर्म तो सबसे पहले आए थे, फिर एंजियोस्पर्म आए, तो इसीलिए पहले जिम्नोस्पर्म होना चाहिए, फिर डाइकॉट और फिर मोनोकॉट, ऐसा होना चाहिए था। जिम्नोस्पर्म में कुछ लिखना है क्या सर? जिम्नोस्पर्म में लिख लो कि जिम्नोस्पर्म की पोजीशन रॉन्ग है, या पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज इनकरेक्ट, इट शुड बी प्रायर टू डाइकॉट, इट शुड बी प्रायर टू डाइकॉट। सर ये बेंथम और हुकर का ही क्लासिफिकेशन है ना? क्या बच्चे? ये बेंथम और हुकर का ही क्लासिफिकेशन है ना सर? और रे का सर? हाँ बच्चे, जॉन रे का क्लासिफिकेशन अपन नहीं पढ़ेंगे, बहुत नॉर्मल क्लासिफिकेशन था, तो उसको हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। हमें सिर्फ बेंथम हुकर वाला सिलेबस में पूछ सकते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन था, वो हम देख रहे हैं ना। जॉन रे के लिए बस इतना ध्यान रखो कि उन्होंने फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। ओके सर। है ना, इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन के नाम आ रहे हैं, लेकिन हम ना वो सारे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो वो कोई नहीं पूछने वाला। अपने को जितनी चीजें पूछी जाएगी ना, अपन तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपन तो साइंटिस्ट बन नहीं रहे, अपने को तो टैक्सोनॉमी में रिसर्च करना है नहीं, तो इसीलिए मैं तुमको उतना ही चीज पढ़ाऊंगा जितना तुम्हें 100% करना है, इसको छोड़ना नहीं है। कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, कहीं तो तुम्हें नाम जो है वो मिलेगा। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है, इसके अंदर क्या था, इवोल्यूशनरी ऑर्डर को फॉलो किया था। अब सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो देने का ट्राई किया एंगुलर एंड प्रेंटल। इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया फाइलोजेनेटिक। अब हम फाइलोजेनेटिक की बात करें बच्चों, सबसे पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देने का अटेम्प्ट किया एंगुलर और प्रेंटल ने, लेकिन वेरी पुअर क्लासिफिकेशन, बहुत ही बेकार सा क्लासिफिकेशन, बहुत ही बेकार। इसीलिए कई बार इनके क्लासिफिकेशन का नाम जो है वो तुम देखोगे भी नहीं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एंगुलर प्रेंटल। तो फिर मोस्टली हमको क्या देखने को मिलता है, कोई पूछेगा फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, बताए तुमको? फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, पता है? फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, पता है किसी बच्चे को? नाम ध्यान रखना।
Alkylar and Endolyzer. Scientist का नाम first phylogenetic classification was given by Alkylar and Endolyzer. ध्यान रखोगे जिनका आएगा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। इसके अलावा अलग से एक लाख कोई भेज नहीं बने तुम्हारे बनसी घर पे आप तुम्हारे पूरे सब वाला भेज सकते। आइकलर और एंडोलाइकर ने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था और इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल साइंटिस्ट के नेम ध्यान रखना है। तख्ताजन, हचिनसन, ओस्टवाल्ड टिप्पो। ये कुछ साइंटिस्ट के नेम है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली बस ये बन सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा साइंटिस्ट था जिसने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना, आइकलर एंड लाइकर ने फर्स्ट दिया था, उसके अलावा तख्ताजन, हचिनसन, ओस्टवाल्ड टिप्पो इन्होंने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। इनमें से सबसे अच्छा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किसका है पता है? ओस्टवाल्ड टिप्पो। सबसे ज्यादा इलेबोरेट, सबसे ज्यादा बड़ा टाइप का जो क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक वो ओस्टवाल्ड टिप्पो ने दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन सबके क्लासिफिकेशन कई बार तुम मॉड्यूल पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर दिया हुआ होता है, लेकिन वो सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल क्या करना है तुम्हें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में कुछ नाम ध्यान रखने हैं कि किन्होंने दिया। फर्स्ट ध्यान रखना आइकलर एंड लाइकर ने दिया, उसके अलावा कुछ नाम ध्यान रखना कि तख्ताजन, हचिनसन, ओस्वाल्ड टिप्पो इन्होंने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। क्लियर हो गई बात सबको? तो इस आज के लेक्चर की समरी क्या है कि क्लासिफिकेशन सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना। तीन मेन टाइप पढ़े हमने, कौन कौन से? एक आर्टिफिशियल जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर के ऊपर बेस्ड था, दूसरा नेचुरल जिसमें मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी ऐसे सब कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसमें फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं करते। उसमें इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर का है। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर हम सारे फीचर्स के साथ साथ फाइलोजेनी को इंक्लूड करते हैं। और फर्स्ट फाइलोजेनेटिक जो है क्लासिफिकेशन वो आइकलर एंड लाइकर ने दिया था, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तख्ताजन, हचिनसन, ओस्वाल्ड टिप्पो का। क्या इतनी बातें क्लियर है? ध्यान रखिए सर। ठीक है, तो चलो कल मैं तुम लोगों को आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ कौन सा क्लासिफिकेशन किसका है। तो इतना तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आज, और आज मतलब क्लास सुनने के बाद में जरूर से पढ़ भी लेना इन चीजों को। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो उसे हम फिनिश करते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, फिर मिलेंगे हम कल। बच्चों बाय बाय। सर फाइलोजेनी में आवाज कर रही है, मैसेज कर दो सर। एंगलर एंड प्रेंटल ने क्या किया? एंगलर एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन वो क्लासिफिकेशन कैसा था? बहुत ही पुअर था, बेकार सा था, इसलिए हम उसको नॉर्मली इंक्लूड नहीं करते। मैंने तुमको ये बताया बच्चे, क्योंकि कई बार तुम पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंगलर प्रेंटल किया था, ऐसा लिखा हुआ। वो गलत तो नहीं है, बात तो सही है, लेकिन कैसा है ये रिलेटिव क्लासिफिकेशन है ना, इसलिए मैंने तुमको बताया। सर जेनी क्लासिफिकेशन क्या बच्चे फाइलोजेनेटिक तो इंगलर और प्रेंटल का नाम नहीं लेंगे सर उसमें? हाँ, इंगलर प्रेंटल का नाम मत लेना जब तक कि तुम्हारे पास ऑप्शन में ऐसा आना। नॉर्मली तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, उसमें फर्स्ट में आंसर एंड लाइकर क्या है, इसलिए मैंने तुमको ऑप्शन में दोनों है तो दोनों यदि दिए हो तो फिर कौन सा कर लेना, तब एंगलर प्रेंटल कर लेना। यदि दोनों दिए तो फिर पहले किसने दिया? पहले ट्राई तो किया इन्होंने, इसीलिए ये दे देना। लेकिन तुमको 99% देंगे उसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं होगा, क्योंकि बेकार का इसलिए नहीं करते, में भी से बेकार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
सर एक बार और बताइए ना, अगर दोनों ऑप्शन में रहा तो फिर सिलेक्ट किसको करना है? जो पहले आया था एंगुलर फ्रंटल वाला सबसे पहले आया था। जी सर। दोनों आएगा तो फिर इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि पहले तो यही आया। लेकिन 99% क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन क्या मिलेगा? ये वाला ही मिलेगा, ये दिया हुआ ही, इसकी जिक्र ही नहीं कर रहे हो, है ना? तब यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सर ये और सारे एंगुलर फ्रंटल तो मिल नहीं रहा है, सर ने तो एंगुलर फ्रंटल बताया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुअर क्लासिफिकेशन था, इसीलिए इसका बुक्स नॉर्मली जिक्र नहीं करते हैं। या कुछ क्वेश्चन में तुम्हें दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, तब एंगुलर फ्रंटल आंसर कर देना। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? सर ये चैप्टर फिनिश होने के बाद टेस्ट होगा ना? चैप्टर फिनिश होने के बाद टेस्ट? हाँ ठीक है। सर इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन है ये याद करिए तो। हाँ बच्चे होगा। सर इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन किसने दी थी याद? इसमें जितना क्लासिफिकेशन है ना, इतनी बातें हमने पढ़ी ना। ठीक है, चलो ठीक है। फिर इसके बाद टेक्सोनॉमी के बारे में देख ले लो अभी, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, चलो मेरे बच्चों। ओके सर, बाय। बाय सर। ओके सर।